और बहुत सी दुनियाएं साथ। अच्छा, जगह जगह से ये विचार आया भी है। जैसे वो मेक्सिको का आंदोलन है जापाटिस्टा, उसने बहुत सी दुनिया मिलकर के ये दुनिया बनी है और उन दुनियाओं के बीच में नेगोशिएशन डायलॉग होना चाहिए। अलग अलग दुनिया के बीच में केवल एक कंडीशन होनी चाहिए कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। यानी हम तब तक बात करेंगे जब तक हमारे डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो जाएंगे। हम ये मान करके चलेंगे शुरू से कि ये नहीं होगा कि अगर ये बात टूट गई तो अब युद्ध होगा। ये जो अभी हुआ है गाजा में, जो 2 दिन पहले रात को बमबारी हुई है, उसका कारण पहले दिन जो आया था, अब जो और लेख आते जाएंगे, उसका कारण ये बताया गया कि ट्रंप की कंडीशंस को मानने से गाजा वालों ने या हमास ने इनकार कर दिया, तो उसी रात बॉम्बिंग हो गई। तो ये मतलब तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम बम फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, या फिर युद्ध हो जाएगा। जैसे आप सरेंडर नहीं करेंगे तो हिटलर ने, या ब्रिटिश एक्सपेंशन की भी वही बात है। 2 वॉर 1850 के आगे पीछे जो चीन में हुए, कहे साहब ये क्या कहते हैं इसको, स्मगल करके कोकिंग, ये क्या अफीम स्मगल करके अफीम आया करेगी आपके अपने यहीं जाती थी, गाजीपुर से भी निकल के जाती थी, और जगह से भी निकल के जाती थी, बंबई के पोर्ट से जाती थी। बहुत से पारसियों ने बड़ा पैसा कमाया उस अफीम की स्मगलिंग में। वो स्मगलिंग रोक रहे थे, इसलिए उन पे अटैक किया। जो कैंटन वॉर है, जो कैंटन में हुआ है, जो क्या कौन वॉर कहते थे, ओपियम वॉर, वो क्योंकि ओपियम की स्मगलिंग चाइना में जो नहीं, उस वक्त जो अथॉरिटी थी उसने तय कर लिया था कि इसकी स्मगलिंग रोकना बहुत जरूरी है, उनको बहुत नुकसान हो रहे थे, तो इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया कि हमारी बात नहीं मान, स्मगलिंग करने की जगह नहीं दोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। यही बात हुई। इसी टाइप की बात ज्यादातर है। इसमें ये बिंदु है जो काशी से जुड़ा हुआ है थोड़ा, वो ये है कि क्या ज्ञान के क्षेत्र से अगर आप बहुत सी ज्ञान परंपराओं, और सबको प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बराबर की हो, कम ज्यादा हो, लेकिन सबको क्या कहते हैं, सार्वजनिक स्थल में और राजनीति में, सब जगह इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सबको प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यह एक बड़ा एरो है। शायद और जगह से बात आनी होगी और एंगल से। ये एक बड़ी बात है, जो बात अगर आगे बढ़ गई और बढ़ा ली गई, जो लोग इस बात को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वक्त जो राज जगह जगह पे न्यू कंजर्वेटिव्स कायम हो रहे हैं, हम यह हिंदुस्तान में करेंगे तो इससे प्रेरणा कहीं और किसी और को मिलेगी, वो वहां कर सकेंगे, कहीं और किसी और को मिलेगी। आप जिसको वेस्ट करके राइट ऑफ कर देते हैं, उनको बहुत सी यादें ताजा हो जाएंगी उनकी, और वो उनकी बातें करने लग जाएंगे जिनकी बात पिछले काफी लंबे, हम अगर 200 साल बाद किसी बात को कर सकते हैं और वो अभी भी पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो सकती है, तो 500 साल बाद भी कोई बात हो सकती है जो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। आइडिया तो मरता नहीं है इस तरह से। जब तक लोग बचे हुए हैं, लोग सब मर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब तक लोग बचे हुए हैं, तब तक एक भी आदमी बचा हुआ है, तब तक उस आइडिया को जर्मिनेट करने की जगह बची हुई है। तो हम बहुत लंबा हो रहा है, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बनारस के प्रॉमिस को के बारे में सोचते वक्त में, ये यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, कई जगह से आए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में भी पढ़े लिखे हैं, अशोक में भी पढ़े हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, और उसमें क्या है, JNU में भी पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, BHU में पढ़े हैं। ये बड़े बड़े संस्थान हैं, यहाँ से पढ़े हुए, और इनके दिमाग में एक सवाल है, अगर इन बड़े संस्थानों से आए हुए लोगों में, अब अपने यहाँ नौजवान हमेशा कहते हैं नौजवान नहीं, लेकिन जवान तो है ही है ना, तो वो इनके दिमाग में अगर ये बात समझ में आए कि मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस की बात को अगर बढ़ाया जाए, तो इसका लार्जेस्ट स्टेक है, इसका अपर्चर सबसे ज्यादा है, इसकी जो स्पेक्ट्रम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने का ये मौका देता है। अब आप मुस्लिम एंगल से इससे बात करेंगे तो मुसलमानों से बात होगी, आप क्रिश्चियन एंगल से क्रिश्चियन से बात होगी, आप सेकुलर एंगल से कुछ और बात करना चाहेंगे तो वो उस एंगल से बात, लेकिन आप मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस से अगर बात करने के रिस्पेक्ट की बात करना चाहेंगे,
तो बहुत बड़ा आपको ये फ्रंट मिलेगा, बहुत बड़ा फ्रंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। तरह तरह के लोगों से आप बात कर सकेंगे जो केवल इससे त्रस्त ही नहीं है, बल्कि केवल अभी इसी स्तर पे हैं कि ये आपत्ति रखते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, वो खुद त्रस्त न भी हो। इन लोगों में बहुत बड़ी तादाद है जो खुद त्रस्त नहीं है लेकिन ये समझती है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। वो सब कोई वैदिक लोग, कोई इसके या उसके किसी पर्टिकुलर धारा के लोग नहीं हैं। तो क्या बनारस के सहारे शुरुआत में हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितने दिन बनारस के सहारे बात चल सके उस बात को खुलना होगा, क्योंकि बहुत सी जगह से ये बात होगी कि दुनिया तो मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस और उन नॉलेज ट्रेडिशंस के संदर्भों में बनी हुई दुनिया, या मल्टीपल ढंग से जीने के तरीके और उन जीने के तरीकों के संदर्भ जो ज्ञान परंपराओं में है, दोनों तरफ से आर्ग्यू कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी प्रायोरिटी नहीं है। आप जीने के तरीके भी बहुत हैं और ज्ञान की परंपराएं भी बहुत हैं, उन दोनों के आपस में सकारात्मक संबंधों की बात कीजिए। क्या इस डिबेट को हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए 2 दिन से बात कर रहे हैं और कल इसे कंक्लूड करने वाले हैं, क्या यहाँ पर हम एक कदम आगे ले सकते हैं इस पे कि हम लोग इसके ऊपर आगे काम करेंगे, यानी इस पर आगे काम करने के लिए और एक बार आपको बात करने की जरूरत है और एक बार बात कर लीजिए, फिर बात करने की जरूरत है, फिर बात कर लीजिए, लेकिन फिर आपको कोई टाइम राइडर डालना पड़ेगा कि भाई ठीक है, बात तो हम लोग चलिए इस दिसंबर तक कुछ काम का प्लान बनना चाहिए और तब तक बात कर ली जाए, बात नहीं तो चलती रह सकती है, वो बात खत्म ना हो। तो क्या दिसंबर तो बहुत दूर है, उसके पहले होना चाहिए कि मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस में दुनिया की जान है, अलग अलग ढंग से जीने, अलग अलग ढंग से जीने के तरीके की बात बहुत लोग कर रहे हैं और उससे वो प्रभाव नहीं आ रहा है जो आप उम्मीद कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण देंगे, हम वो कर नहीं पाए लेकिन एक उदाहरण देंगे कि हमने ये रवि किरण जैन अपने बहुत बड़े वकील रहे, पीयूसीएल के हेड भी रहे और बड़ा नाम था और जितने ट्रस्ट लोग होते थे उनकी कम ज्यादा मदद करते थे, कम पैसे में, बिना पैसे के सब कुछ करते थे। गुजर गए हाल में कुछ महीने पहले, समाजवादी थे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की कुछ और लोगों की उपस्थिति में, हमारी कुछ पहचान अच्छी हो गई थी। रामभूषण मेहरोत्रा एक हुआ करते थे, उनके जरिए जज थे, वकील थे, सीनियर हम लोग से बहुत। तो इनसे बात करने की कोशिश की कि क्या हम लोग एक PIL दाखिल कर सकते हैं किसी किस्म का, कम्युनिटीज के बिहाफ पे, पीपल्स के बिहाफ पे। वो तो वकील वर्कआउट करेगा कि किस तरह से इफेक्टिव डायलॉग डिबेट कोर्ट में बन जाए। इशू ये होगा कि लोगों को अपने ज्ञान के सहारे रहने का अधिकार होना चाहिए, और बुनियादी अधिकार है नहीं है, जो ये सब डिटेल्स वकील लोग तय करेंगे। मूल बात यह है कि लोगों को अपने ज्ञान के सहारे रहने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा जीने का अधिकार पहले से ग्रांटेड है, ये बात सही है, जीने का अधिकार ग्रांटेड है, लेकिन जब आप उस जीने के अधिकार को यूं फॉर्मुलेट कर देंगे कि अपने ज्ञान के सहारे जीने का अधिकार होना चाहिए, तो वो ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा, ज्यादा पॉइंटेड हो जाएगा, ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। जीने का अधिकार, इसकी जो पॉलिटिक्स रही, जिस तरह से ये पॉलिटिकल था, ये 20वीं सदी के आइडियोलॉजिकल फ्रेम में ये पॉलिटिकल था। बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें ये उतना पॉलिटिकल नहीं रह गया, बहुत जनरल किस्म का हो गया और इसका असर आना बंद हो गया। इसके नतीजे स्वरूप जजमेंट मिले वो बंद हो गया जब से ये डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया बड़े पैमाने पे। आपने जीने का अधिकार छोड़, नर्मदा में क्या हुआ और बाकी तमाम जगह किसानों को जो डिस्प्लेस किया गया और अभी भी किया जा रहा है, जमीनें ये काशी द्वार बनना, फलाना बन रहा है, सब जगह कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत तो वो कंपेंसेशन भी देने की जरूरत नहीं है, लगभग इस तक पहुंच गया है। तो उनके आप कह सकते हैं कि जीने के अधिकार की लड़ाई है उनकी, हम कहते हैं जीने के अधिकार की लड़ाई या जीने के अधिकार की जो बहस है पुरानी हो गई है, और जीने के अधिकार की बहस जो है वो एक खतरनाक दिशा में जा रही है
जो स्विट्जरलैंड में हुआ, ये क्या है, वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई, कि 25,000 रुपया सबको दे देंगे। ये जो 5 किलो बांट रहे हैं, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का रूप है कि इतना सबको दे दिया जाएगा। बालाजी की नहीं कहे सबको नहीं चाहिए, हम आपसे मांग नहीं रहे कुछ, हम केवल अपने ज्ञान के बल पे ये तरह तरह के ढंग से ये एक्सप्रेस होता है। मतलब यही चीज नहीं, देखिए दूरदर्शी पार्टी आई थी, इस इलाके में थी, क्या नाम था उनका, जय गुरुदेव वाली, उसके लोग बहुत बार हमको, कल्पना प्रेस में हम लोग बैठते थे अपना छपाने के लिए, लोक विद्या संवाद वगैरह, वो राम कटोरा को वो जो टर्न है गोल घूमता है, जहाँ जाता इस शहर की ओर आता है रास्ता, उस टर्न पे वो था, वहां बैठते थे। दूरदर्शी पार्टी वाले भी वहीं छपाते थे, कुछ आते थे। कह रहे हम कर्जा माफ करने की बात नहीं कर रहे, केवल इंटरेस्ट माफ कीजिए। जिद थी कि कर्जा हम वापस करेंगे, कर्जा माफ करने की मांगने का आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड था। इंटरेस्ट माफ कीजिए। दुनिया में इंटरेस्ट तो केवल आप बहुत कम जगह रहा, नया आया है और ये है, और इंटरेस्ट, हालांकि पूरी कैपिटलिस्ट दुनिया इंटरेस्ट के अराउंड बनी हुई, तो बड़ा भारी चैलेंज था इंटरेस्ट माफ करना मांगना, लेकिन माफी छोटी मांग रहे थे, लेकिन बड़ी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। आप कर्ज माफी की बात करें तो उतनी बड़ी राजनीति नहीं बनती है। इंटरेस्ट माफी की बात करें तो उसमें से बड़ी राजनीति के सुराग निकलते हैं। वो उसकी मांग कर रहे थे, उनके पास उसकी समझ थी। हम जीने का अधिकार नहीं मांगना चाहते, हम कह रहे हैं कि हमें अपने ज्ञान के सहारे जीने का अधिकार दीजिए। सीमित बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इसमें से ज्यादा बड़ी खड़ी होगी, या चुनौती ज्यादा बड़ी खड़ी होगी, या ज्यादा विस्तार पाएगा ये आइडिया। उसी तरह से जब हम मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस की बात करेंगे, जब हम हिंदू के साथ सामने मुसलमान खड़े होकर कंटेस्ट करेंगे कि तुम गलत बात करते हो, हमारी बात सही है, ये उस राजनीति को आज 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, ये हम हर वक्त की बात नहीं की जा रही है। इस आज के काल में ये उस राजनीति को जन्म नहीं देने, युद्धों को जन्म देने वाला है। कम से कम शुरुआती तौर पर, बाद में क्या होगा ये कोई, लेकिन मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस के दृष्टिकोण से, उसकी जरूरत से और उसके सहारे जीने के अधिकार को जोड़ करके डिफरेंट नॉलेजेस के साथ में अगर बात शुरू की जाए, तो मुझे ये प्रतीत होता है, हम केवल लोक विद्या की बात नहीं, लोक विद्या की बात हम लोग करते हैं, लेकिन हमें पता है कि लोक विद्या की बात से कितने दूर तक हम 20 साल में कितने दूर आए हैं, ये हम जानते हैं। अगर मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशन की बात करेंगे, सब तरह के नॉलेज की ट्रेडिशंस की बात करेंगे, और मॉडर्न आज की तारीख में ट्रेडिशंस का मतलब ये नहीं कि आर्यभट्ट इज नॉट आवर ट्रेडिशन, आर्यभट्ट इज आवर पास्ट। ट्रेडिशन हमेशा ही लिविंग ट्रेडिशन होता है। वो कोई केवट पार करा के रामचंद्र जी को ले गया अपने नाव में, वो हमारा पास्ट है, ट्रेडिशन वडिशन नहीं है। आज आएंगे तो जबरदस्ती उनको बंदूक दिखा करके पार करना पड़ेगा। अगर मोदी जी पार करना चाहेंगे रात को नाव से और कहेंगे ले चल कर, कहा ले जाए, तो उसको बंदूक दिखाना पड़ेगा, वो अपने आप नहीं पार करेगा। वो ट्रेडिशन नहीं है, वो पास्ट है हमारा। हम उस पास्ट को रिक्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे ये हम सोचेंगे, लेकिन जब हम अपनी मतलब बहुआयामी ट्रेडिशंस की बात करेंगे, और इसमें बहुत से आ जाते हैं, बहुत से मतलब हमें पता नहीं। इसमें दोबारा देखूंगा मैं एक बात की, डॉक्टर अंबेडकर ने जब बुद्धिज्म की बात की है तो क्या कहा है। बुद्धिज्म का एक इंटरप्रिटेशन, एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन, जो यहाँ एक प्रोफेसर मूर्ति ये हुआ करते थे, प्रोफेसर फिलॉसफी के हेड थे, बाद में संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, और वो रिजाइन भी कर दिए क्योंकि बड़ा झंझट था वहाँ पे। ये बुद्धिस्ट, बड़े बुद्धिस्ट फिलॉसफर थे, मतलब हमको लगता है वो रिटायर हो गए होंगे 1960 में, ऐसे 60-62 में रिटायर हो गए। उनका लड़का बड़ा नाम कमाया है, टीवी रामकृष्णा, यहाँ भी फिजिक्स डिपार्टमेंट में कुछ साल रहा। वो मूर्ति जी इसके बुद्धिज्म के मॉडर्न लैंग्वेज में बुद्धिज्म को हिंदुस्तान में प्रेजेंट करने वाले जो प्रथम लोग रहे हों, उनमें बहुत बड़ा नाम। हमने उन्हें पढ़ा, उनकी एक पुस्तक है, सबके लिए है एक तरह से, थोड़ी धीरे धीरे पढ़ी जाए तो सब लोग पढ़ सकते हैं। फिलॉसफी वाले रहे, थोड़ा सा पेज यहाँ वहाँ आता है, लेकिन वो पढ़ी जा सकती है। वो कह रहे हैं कि अभिधार्मिक की जो
ये है, मतलब बुद्ध के जन्म से और नागार्जुन के बीच करीब 400-500 साल का जो समय है अभिधार्मिक का, वो कह रहे हैं कि वो मेनी एलिमेंट्स थियरी का है, बहुवाद का है। ना बुद्ध के मंदिर बने हैं, ना बुद्धिज्म का इतना बड़ा रिचुअल जो खड़ा हुआ है श्रीलंका, किसी मंदिर में चले जाइए तो घंटों रिचुअल चलता रहता है। वो सब तो बाद में हुआ है, बहुत कुछ बहुत जगह हुआ है, वो सब वो कोई बुद्ध के विचार का पंचायत नहीं है, वो मानने का कोई कारण नहीं कि इस टाइप का होगा। अगर वो मेनी एलिमेंट्स थियरी जिसको वो कह रहे हैं, यानी सारे सत्य हैं, जो एक किस्म का जवाब दे रहे हैं वेदांत का, ठीक है, दोनों समझिए। हम तो ये भी मानते हैं कि उपनिषदों में जो लिखा गया है, आप शंकर पर ना जाइए, अगर उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको कुछ अलग भाव मिलेगा। उपनिषद तो बहुवादी है, उपनिषद तो ऐसी बात नहीं, उपनिषद में बड़ी वैरायटी है नॉलेज की और प्रोसेसेस की और मेथड्स की और इसकी और उसकी। आप पढ़िए, शंकर पे मत जाइए, शंकर पे जाने में एक विशिष्ट विचार सामने आता है। तो ऑल सेड एंड डन, ये अपने अपनी जानकारी के हिसाब से लोग इसके तर्क बना सकते हैं। मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस में दुनिया का भविष्य है। न साइंस में भविष्य है, न वेदांत में भविष्य है, न कुरान में भविष्य है, न बाइबल में भविष्य है। ये एक एक नॉलेज ट्रेडिशंस के, कोई ज्यादा विस्तृत नॉलेज ट्रेडिशन है, कुछ ज्यादा संकुचित है, लेकिन वो हैं एक दूसरे से अलग नॉलेज ट्रेडिशन। मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस में दुनिया का भविष्य है इस किस्म के किसी ख्याल को लेकर के, जिस पे आप बात करेंगे तो ज्यादा फोकस्ड एक्सप्रेशन आएगा, ज्यादा सफाई से बात करने लग जाएंगे, ज्यादा तर्क आ जाएंगे। यहाँ बैठे सब लोग अगर इस पे बोलेंगे सोचने के बाद तो, और वो रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद में एक एडिटर बैठ जाएगा तो कहेगा तो इसके ऊपर में तो हम 5 लेख लिख सकते हैं कि एक ये भी विचार आया और एक ये भी विचार आया और एक ये भी, और सब विचार इस विचार के अंतर्गत आए कि मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस में दुनिया का भविष्य देखने का क्या अर्थ है। हम ये नहीं कह रहे कि देखिए, हम अभी केवल इतना ही बात कर रहे हैं कि मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस में दुनिया का भविष्य देखने का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, उसमें इन्वॉल्व क्या है, वो इंटेल क्या करता है, लाइफ के लिए क्या इंटेल करता है, थॉट के लिए क्या इंटेल करता है, रिलेशनशिप्स लोगों की आपस में है, ईस्ट वेस्ट रिलेशनशिप के लिए क्या इंटेलमेंट उसमें से, मतलब क्या उसके नतीजे निकलते हैं, अलग अलग 25 सवाल हम ऐसे कर सकते हैं उनके लिए इसका। और सबके ऊपर में बाय द वे बिना और कुछ पढ़े हुए जितनी जानकारी आज हमें आपको है, ईस्ट वेस्ट का संबंध कैसा हो जाएगा इसके ऊपर हम एक पन्ना लिख सकते हैं। अगर मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस में दुनिया का भविष्य देखा जाए तो ईस्ट वेस्ट का संबंध कैसा होना चाहिए ये देख सकते हैं, विभिन्न जातियों का आपस में क्या संबंध होना चाहिए ये देख सकते हैं, तमाम किस्म के जो प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स हैं उसके ऊपर किस किस्म की राय सामने आएगी, हम में से हर आदमी एक पन्ना या एक पैराग्राफ उस पर लिख सकता है। आर वी रेडी टू डू अ सीरियस एक्सरसाइज लाइक दिस? यहां बैठे लोग एक बाई मंथली निकालने की हैसियत रखते हैं। मत निकालिए बाई मंथली, क्वार्टरली निकालिए, 2 महीने में एक नहीं 3 महीने में एक निकालिए, मत पब्लिश कीजिए, ऑनलाइन निकालिए, पब्लिकेशन की हैसियत बन जाएगी। पैसे की वजह से नहीं, पब्लिकेशन को तो डिस्ट्रीब्यूट करने का चाहिए ना, पैसा बहुत कम लगेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? आपके यहाँ आपकी अलमारियां भरती चली जाएंगी जैसे हमारी भरी हुई है, बांट नहीं पाएंगे आप उसको। तो अब ऑनलाइन तरीका है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, और वो सब लोग जो मोबाइल पे ही केवल देख रहे हैं और तमाम किस्म की चीजें देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं मोबाइल पे ऑल द टाइम, वो भी जब आपकी ओर आकर्षित होंगे, जो कंप्यूटर पे नहीं बैठते हैं, अपना जो कुछ भी बनाना है ऑनलाइन प्रकार वो इस तरह से बने कि मोबाइल पे देखने वालों के लिए भी आसान जाए। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं वो ये सब कर लेंगे, वो उसके लिए कंप्यूटर में देखना पड़े तभी पढ़ेंगे ठीक से, ये सब नहीं होना चाहिए। मोबाइल पे ही ज्यादातर लोग पढ़, इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखते हुए क्या ये सवाल आज तक की जो कल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आज बनारस पे बात की है, आज धनंजय भी यहाँ हैं, अरुण जी भी हैं, और किस्म के लोग हैं, ये सब तरह के ये भी बैठे हुए हैं, इनका नाम हमको बार बार राजेंद्र बैठे हुए हैं, ये पुराने साथी हैं सब, ये भी आए हुए हैं, ये आए, ये जरूरी नहीं रहता, इनके आने से बहुत फायदा होता है, वैसे ये ऑनलाइन हो जाता है और तमाम लोग देखते रहते हैं। और इनको ये आता है, फोटो निकालना सबको आता है, वीडियो बनाना भी आता है,
लेकिन लाइव कर दे एरर के बिना इस हद तक कि लोग देख ले और उसके ऊपर कमेंट लिख दे, ये थोड़ा सा होशियारी ये मांगता है, मतलब आना चाहिए वो काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपने जो कहा कि मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशन जी की बात जी की, पर हम ट्रेडिशन को पास्ट से अलग कैसे करेंगे? हम तो अभी भी ये 400 साल पहले ये होता था, 500 साल पहले ये होता था, 1000 साल पहले बात तो अभी भी वही चल रही है, इसको अलग कैसे किया जाए? नहीं नहीं, हम यहाँ हम बता रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं आज तुरंत। हाँ वही, हम मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस कहें ये कतई जरूरी है, मल्टीपल नॉलेज स्टैंड पॉइंट कहें, ये देखिए बहुत ढंग से, ये तो कौन लड़की लिंग्विस्टिक करती है, ये हमारी मदद करेंगी, ये कि इसी चीज को कुछ लोग मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशन का, हम कह रहे हैं मल्टीपल नॉलेज स्टैंड पॉइंट्स हैं, कोई कह रहा है सिंपली मल्टीपल स्टैंड पॉइंट्स है, नॉलेज हिडन है उसमें। बहुत तरह से इसी बात को कहा जा सकता है जिसको हमने अभी मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस के नाम पे कहा है। उसमें ट्रेडिशन शब्द का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत, क्योंकि हम लोग उसकी बात ही नहीं करने जा रहे हैं कि 1000 साल पहले क्या था। हम तो अभी समाज में वर्तमान जो पद्धतियां पॉपुलर या कम ज्यादा पॉपुलर है या अस्तित्व रखती हैं, हमको तो उन्हीं की बात करनी है, क्योंकि हमें ताकत जुटानी है। ताकत तो हम नहीं जुटा पाएंगे, ताकत हम तो नहीं करने, पर हम तो एक अलग टाइप नहीं, के नहीं। लोग हैं, पर आम हम समाज में देख क्या रहे हैं, हाँ। वो तो यही रहा है ना, नहीं नहीं, वो कर रहे हैं, उसको हाँ। वो कर रहे हैं, उसी का तो हम जवाब देना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसी वार्ता, एक ऐसा संवाद शुरू करें जो मल्टीपल नॉलेज स्टैंड पॉइंट, ये एब्सेंट नहीं है, ये जीवन विद्या वाले बैठे हैं, एक क्या नाम था उनका, स्वाध्याय वाले हुआ करते थे, हम लोक विद्या वाले हैं, कोई और एंगल से और बहुत से लोग मिलेंगे। ये तो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में जो थोड़ा विचर रहे हैं वो है, इनके अलावा जाएंगे आप बहुजन समाज में घूमेंगे तो बहुत तरह के लोग मिलेंगे, और बहुजन समाज का जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे कहाँ जाइए और क्या देखिए, किस तरह। तो हम ये कह रहे हैं कि जो जिंदगी को देखने के और काम करने के जो तरीके अस्तित्व में हैं आज, उन तरीकों से जिंदगी चलाने का हक होना चाहिए, या इसको अलग अलग भाषा में कह। देखिए भाषा तो, मैं एक भाषा एडिटर को बहुत बार लगता है कि जिस भाषा का इस्तेमाल करेगा वो बेस्ट होगी। बेस्ट भाषा कौन सी है? 10 लोग अगर एक ही बात कहें अपने अपने ढंग से, तो आप 100 लोगों तक पहुंच जाएंगे, और बहुत बढ़िया ढंग से, कितनी भी बढ़िया ढंग से एक ही आदमी उस बात को कहे, 20 लोग पहुंचेंगे, 25 लोगों तक पहुंचेंगे। ये संख्या तभी बढ़ेगी लोगों तक पहुंचने की जब बहुत से लोग वो बात अपने अपने एंगल से कह रहे हो। यही इसमें निहित है, इस आइडिया में ही ये निहित है। मल्टीपल नॉलेज ट्रेडिशंस का जो मल्टीपल नॉलेज स्टैंड पॉइंट्स का जो आइडिया है, इसमें ये निहित है। जब लोक विद्या वाले उसे दिखेंगे तो एक किस्म से उस बात को, स्वाध्याय वाले दूसरे किस्म से करेंगे, या गुरु नानक के लोग हैं वो दूसरे किस्म से उस बात को करेंगे, कबीर के लोग हैं। लेकिन उन सब लोगों को, गुरु नानक के हों, कबीर के हों, रैदास के हों, स्वाध्याय के हों, लोक विद्या के हों, यूनिवर्सिटी के हों, और कला दर्शन से या कला प्रैक्टिस से आने वाले लोग हों, इन आप रील आउट कर सकते हैं। लिखने बैठेंगे तो आप कम से कम 15 एक तरह के लोगों को इस समाज में पहचान सकते हैं, जो इस प्रयास में आप जो कह रहे हैं उसको अपने ढंग से थोड़ा थोड़ा अलग होगा, एक ही बात को, ये जरूरी भी नहीं है, वो कहने को तैयार हो जाएंगे और आपका थोड़ा बहुत साथ देने को तैयार हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल काम तो जो लोग कर रहे हैं उनको करना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या और लोग इस पे बोले हैं, मैं हो गया, मैंने बार बार एक ही बात मेरा प्रश्न आ रहा था इस पे जी कि ये हम किनको कहना चाह रहे हैं या किनको हम ये सुनाना चाह रहे हैं, और इससे हम क्या परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब हम आउटकम क्या निकालना चाह रहे हैं कि ये संदेश हम तो पहुंचने ये कह रहे हैं, से। हमने जो कहा, हमने ये कहा कि मल्टीपल नॉलेज स्टैंड पॉइंट्स या नॉलेज ट्रेडिशंस को इज्जत मिलेगी तो जैसी दुनिया बनेगी वैसी दुनिया हम चाहते हैं। इसमें निहित है, आपके सवाल का जवाब तो इसमें है। हम वैसी दुनिया चाहते हैं जिसमें मल्टीपल नॉलेज स्टैंड पॉइंट्स को इज्जत हो। अब इज्जत कितनी हो, कम हो, ज्यादा हो, बराबर की, ये सब तो डिटेल बहस की बातें हैं।
सबको इज्जत हो। अभी जो दुनिया बन रही है उसमें ज्यादातर ज्ञान के स्थानों को इज्जत नहीं, स्पष्ट तौर पे इज्जत नहीं है। आप जाइए किसी, जहां वो बात ये भारत क्या है, वो भारत दर्शन एक बिल्डिंग बना ली है आजकल BHU में, कमलेश दत्त जी इसमें शामिल थे, भारत अध्ययन केंद्र। आप जाइए वहां पे और बात कीजिए, जो आपके मन की बात हो वो अगली बार नहीं बुलाएंगे आपको। कुछ ऐसे लोगों को सुपुर्द किया, ये ज्यादा जानते हो, यूनिवर्सिटी का मामला है, कल को उनके हाथ से निकल भी जाएगा, कोई और आ जाएगा। ये बड़ी टेढ़ी, जैसे सरकार होती है वैसे यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी जगह, BHU बहुत बड़ी जगह है। कल को जिन लोगों का कब्जा है वो बाहर हो जाएंगे और कोई और उस पर काबिज हो जाएंगे। ये सब होता है, जैसे दिल्ली की सरकार में लोग बदल बदल के काबिज होते रहे या लखनऊ में, वैसे होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन काबिज है, लेकिन हाँ जी बोलिए। मैं ये बहुत देर से अब चर्चा हो रही है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके सोच के वापस आ सकते हैं, तो पूरी चर्चा हो सकती है। मैं ये पूछना चाहता कि पहले ब्रेक ले या